हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग ने एक नया बुक सीरीज की शुरुआत किया था जिसका नाम था इरिटेरिया 7500 प्लस। जो है कि आपको कौन सा बहुकल्पनीय जो है कि आपको प्रश्न जो है कि आपको होने वाला है। इसी सीरीज में हमने आपको अभी तक हमने 6 सेटों को अभी तक हमने आपको डिस्कस कर चुका है। आज जो जिस सेट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये सेट नंबर कौन सा होगा? सेट नंबर 7वां जो है कि आपको होने वाला है। और ये विथ जो है कि आपको डिटेल डिस्कशन के साथ जो है कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें 75 प्लस जो है कि हमसे कुछ प्रश्न होने वाले हैं। और ये सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आगामी एग्जाम आने वाले हैं। इसी क्रम में आते हैं हम लोग जो है कि स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, आप लोग हमारे जो है कि आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे संकल्प एकेडमी जो है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें आपको लगभग लगभग 42,000 के आसपास मेंबर दिख जाएंगे। यहाँ आप हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। और जिनको बिहार दरोगा की स्पेशल तैयारी करनी हो, हमारे साथ जो है कि पेड ग्रुप में जो है कि जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पे जो है कि कांटेक्ट करके जो है कि आप जुड़ सकते हैं, है ना। आगे चलिएगा। ये हमारा पेड ग्रुप का जो है कि क्लास है। ये जो है कि आपको 5 अगस्त से जो है कि आपको नया शुरू हो रहा है, 5 अगस्त से, है ना। एशियन हिस्ट्री की शुरुआत जो है कि 5 अगस्त मंडे सोमवार से जो है कि आपको किया जा रहा है। इसमें जो है कि बहुत सारे जो पुस्तक देख रहे हैं, ये सभी पुस्तक को करवाया जा रहा है। और फी इसके लिए मात्र जो है कि 199 है, बहुत कुछ खास नहीं है। 199 के माध्यम से पूरा संपूर्ण जो है कि बैच आपको करवाया जाएगा। और ये क्लास का शेड्यूल है, क्लास जो चलता है। आगे देखते हैं। मुख्य आकर्षक ये बिहार दरोगा बैच होने वाला है, 2024 स्पेशल बैच होगा। हमारे द्वारा इसकी तैयारी जो है कि आपको करवाई जाएगी। संपूर्ण सिलेबस प्लेलिस्ट में जो है कि आपको होगा दिया होगा, जाकर देख लीजिएगा। आइए इसी के साथ क्वेश्चन की शुरुआत जो है कि हम लोग करते हैं। सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है। ये कौन सा सेट है? सेट नंबर जो है कि आपको 7 होने वाला है। कौन सा? सेट नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर जो है कि आपको पहला पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ना, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है कि स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी का स्रोत जो है कि आपको देता है। तो हर्षवर्धन की बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन के बारे में कौन सी जानकारी का स्रोत आपको देता है? तो सबसे पहला जो है कि आपको कौन होगा? तो सबसे पहला जो है कि आपको संस्कृत नाटक रत्नावली। रत्नावली से भी हर्षवर्धन के बारे में सोर्स मिलता है। फायान की यात्रा वृत्तांत इससे नहीं मिलता है। और बांसखेड़ा के अभिलेख इससे भी जो है कि आपको मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर 1 और 3 जो है कि आपको क्या हो जाएगा? 1 और 3 जो है कि आपको हो जाएगा। अब आते हैं, हर्षवर्धन आया। हर्षवर्धन की बात करेंगे, ये किस वंश का शासक था? तो ये पुष्यभूति वंश का था। किसका था? पुष्यभूति का। पुष्यभूति या वर्धन का? वर्धन वंश का ये शासक रहता है। कौन? हर्षवर्धन जो है कि आपको रहता है। आगे आते हैं, हर्षवर्धन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन रहते हैं? तो पुष्यभूति वंश का पुष्यभूति रहता है। और राजधानी की बात करेंगे, राजधानी क्या रहती है? राजधानी जो रहती है थानेश्वर रहती है। थानेश्वर जो है कि आपको इसकी राजधानी जो है कि आपको होती है ना। और इसी में सबसे पहला शासक बन के आएगा कौन? प्रभाकर बर्मन जो है कि आपको आएगा, जो सबसे महान और प्रभावशाली शासक था, जिसने कौन सी उपाधि को धारण किया था? तो परम जो है कि आपको भट्टाकर की उपाधि और महाराजा धीराज की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। कौन? प्रभाकर बर्मन। प्रभाकर बर्मन कौन सी उपाधि धारण किया है? परम भट्टाकर, परम भट्टाकर और महाराजा धीराज, धीराज की उपाधि जो है कि आपको धारण किया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसी के आगे बात करते हैं। इसी में एक शासक आएगा शशांक। शशांक शैव धर्म का अनुदायी था। और इसने जो है कि आपको बोधि वृक्ष को जो है कि क्या करता है? बोधि वृक्ष को जो है कि आपको कटवा देता है। इसी में एक शासक आएगा राजवर्धन। राजवर्धन की देखिएगा, राजवर्धन की मृत्यु के बाद जब जो है कि आपको कौन गद्दी पे बैठता है? तो 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन ये जो है कि आपको कहा, तो ये गद्दी पर बैठता है। और हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठता है तो ये थानेश्वर में गद्दी पर बैठता है। और हर्षवर्धन को जो है कि आपको शिला दिव्य के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन को किसके नाम से जाना जाता है? शिला दिव्य के नाम से। शिला दिव्य, दिव्य के नाम से जो है कि हर्षवर्धन को जाना जाता है ना। और इसने जो है कि परम भट्टाकर, भटनागर की नरेश की उपाधि जो है कि ये भी धारण करता है। और हर्ष और शशांक को, हर्ष ने शशांक को पराजित करवाकर जो है कि आपको कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और अपनी राजधानी को कन्नौज को बनाता है। और हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है कि आपको युद्ध होता है। तो कौन सा नदी पर होता है? नर्मदा नदी के तट पर जो है कि आपको स्थित होता है। और यही जो है कि युद्ध में हर्षवर्धन जो है कि आपको क्या होता है, जिसमें हर्ष जो है कि आपको, हर्ष की पराजित जो है कि आपको होता है। चीनी यात्री वेनसांग की बात करेंगे। वेनसांग इसी के शासनकाल में जो है कि आपको आता है।
और यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दिया था फाइयान। तो वेन सांग अगर रहता तो ये तीनों सही हो जाता, फाइयान था इसलिए जो है क्या हो गया, ये गलत जो है कि आपको हो जाता है। और हेन सांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि भी जो है कि कहा जाता है। ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था और यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भी जो है कि भारत आया था, है ना। और हर्षवर्धन के समय जो है कि, है ना, 641 ईस्वी में अपना जो है कि दूत को कहाँ भेजता है हर्षवर्धन, चीन जो है कि आपको भेजता है, और चीन दूत के दरबार में जो है कि आपको जाता है। हर्षवर्धन ने जो है कि कश्मीर के शासक से जो है कि आपको बौद्ध बुद्ध की दंत जो है कि अवशेष बलपूर्वक क्या किया था, बलपूर्वक जो है कि आपको प्राप्त भी जो है कि आपको कौन करता है, हर्षवर्धन के समय में जो है कि आपको किया जाता है। और हर्ष के समय नालंदा महाविहार में महायान बौद्ध धर्म की जो है कि प्रमुख जो है कि आपको क्या होता है, तो प्रधान जो है कि आपको ये केंद्र जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन के समय में ही इसके दाराज दरबारी कवि रहते थे जिसका नाम था बाण भट्ट था। क्या नाम था, बाण भट्ट जो है कि आपको नाम रहता है, क्या नाम था, बाण भट्ट। और बाण भट्ट की बात करेंगे, बाण भट्ट के द्वारा जो है कि हर्ष चरित्र और कादम्बरी की रचना जो है कि किसके द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और हर्षवर्धन की बात करेंगे, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद जैसे 3 संस्कृत नामक जो है कि आपको ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन ने जो है कि आपको किया था। किसने किया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है कि आपको किया था। और इसके समय जो है कि पुलिस कार्मिकों को चाट भाट कहा जाता था, किसके, हर्षवर्धन या पुष्यभूति वंश के समय में जो है कि आपको कहा जाता था, है ना। और हर्ष के समय साम्राज्य की प्रमुख जो है कि इकाइयों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति के नाम से जाना जाता था, किसके नाम से, भुक्ति के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। अगले सवाल पे आते हैं। बहुत सारा सवाल हमने आपको एक क्वेश्चन से जो है कि आपको बताया है। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, जरा समझिएगा। दूसरा सवाल बोल रहा है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में जो है कि आपको कानून के कितने स्रोत का उल्लेख किया है, तो कानून के कितने स्रोत, 4 स्रोत का उल्लेख जो है कि आपको किया है। कितने स्रोत का किया है, 4 स्रोत का जो है कि उल्लेख जो है कि आपको किया है। अब आइएगा, अब ये कौटिल्य की बात करेंगे, कौटिल्य किस समय आएगा, तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त या जो है कि आपको, है ना, विष्णुगुप्त कौटिल्य या चाणक्य के नाम से जो है कि आपको जाना जाएगा। इसने अपनी पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिखा है, ठीक है। कौटिल्य की बात कर लेते हैं। कौटिल्य जो है कि घनानंद के दरबार में जाता है, किसके नंद में, घनानंद के दरबार में जाता है। और यहाँ पर इस घनानंद के द्वारा कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य को अपमानित किया जाता है। अपमानित करने के बाद घनानंद से बदला लेने के लिए, है ना, ये पहुंचता है कहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के पास। चंद्रगुप्त जो है कि आपको किसके पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो है कि आपको पहुंचता है। और मौर्य वंश को जो है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य शासक रहता है, जिससे घनानंद की जो है कि युद्ध होती है, घनानंद पराजित होता है। और इसी में जो है कि आपको क्या होगा, मगध की गद्दी पर प्रमुख राजवंशों में जो है कि आपको मौर्य वंश आकर बैठेगा। मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि आपको करता है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है कि बात करेंगे, इसका पहचान जो है कि आपको किसके द्वारा, जस्टिन के द्वारा जो है कि आपको सेंड्रोकोटस के रूप में जो है कि आपको किया गया है ना। और पहचान जो है कि आपको, पहचान की बात करेंगे, पहचान जो है कि विलियम जोन्स के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जो है कि आपको किया गया है। और विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कि कौन सा कुल का बताया गया है, तो ब्रिसल कुल का बताया गया, मतलब निम्न कुल का जो है कि आपको बताया गया है। और घनानंद को हराकर चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से, है ना, जो है कि क्या करता है, इसका प्रधानमंत्री जो है कि आपको बनता है। और बात करेंगे, इन्होंने ही एक पुस्तक लिखा जो अभी आपका क्वेश्चन में भी दिया है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध पूछेगा किससे होने वाला है, तो अर्थशास्त्र का संबंध जो है कि आपको राजनीति से होने वाला है। किससे, राजनीति से होने वाला है। और चंद्रगुप्त जो है कि मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा था। और चंद्रगुप्त जो है कि आपको जैन धर्म का अनुदायी था। पूछता है कौन सा धर्म का अनुदायी था, जैन धर्म का अनुदायी था। और चंद्रगुप्त के अंतिम समय ये कहाँ चल जाता है, श्रवणबेलगोला में चला जाता है, कर्नाटक में। और अंतिम समय अपना वही बसाता है, श्रवणबेलगोला में। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि सेलुकस निकेटर को भी हराता है। और सेलुकस निकेटर को हराने के बाद इसकी पुत्री रहती है सेलुकस निकेटर की, जिसका नाम रहता है कार्नेलिया। कार्नेलिया से जो है कि विवाह करता है। और विवाह करता है तो दहेज के तौर पर इसको 4 जो है कि आपको चीज जो है कि इसको
दहेज के तौर पे मिलता है। 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो है कि आपको मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि जैनी भिक्षु, है ना, भरतबाहु से जो है कि आपको कौन सा जैन धर्म की जो है कि आपको शिक्षा लेता है। और मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक की बात करेंगे, कौन सा था? इंडिका था, जिसमें जो है कि आपको सम्राट जनता के सामने जो है कि आने का अवसर पर शोभा यात्रा का जश्न मनाने जाने का उल्लेख जो है कि आपको मिलता है ना। और पाटलिपुत्र एक महान जो है कि एक विशाल प्राचीन जो है कि आपको गिरा था। इसमें जो है कि कितना, तो इसमें 570 जो है कि आपको बुर्ज थे और 64 जो है कि आपको द्वार रहते हैं। इसी के समय जो है कि आपको बनाया जाता है ना, इसी के समय। और प्लूटार्ट के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को कितने हाथी जो है कि आपको दान में दिए थे? तो 500 हाथियों को जो है कि आपको दान में दे दिया जाता। और अंतिम समय तो बता ही दिए कहाँ जाकर ये मरता है, श्रवण बेलगोला में जो है कि इसकी मौत होती है। 1 मिनट रुक जाइएगा, लाइट कटा है। आते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या बोलता है आपका। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल आपका क्या बोल रहा है? तीसरा सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है कि आपको शासन व्यवस्था में गणतंत्र जो है कि आपको गणतंत्रात्मक नहीं था? कौन सा नहीं था? इसमें से कौन सा नहीं था, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? मगध जो है कि आपको होगा, है ना। मगध जो है कि आपको क्या नहीं था? गणतंत्र नहीं था। तो मगध की बात कर लेते हैं जरा सा, आइए मगध पे चर्चा कर लेते हैं। मगध की बात करेंगे, मगध राज्य का उत्कर्ष की बात करेंगे, मगध का सबसे प्राचीन वंश की बात करेंगे। वंश कौन सा था? तो ये जो है कि प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहदत्त। कौन थे? बृहदत्त थे, बृहदत्त थे, है ना। और इसकी राजधानी की बात करेंगे, प्राचीन राजवंश की राजधानी क्या थी? तो गिरिब्रज थी। गिरिब्रज जो है कि इसकी राजधानी जो है कि आपको रहती है। और जरासंध ने जो है कि आपको बृहदत्त, जरासंध जो है कि आपको किसका पुत्र था? बृहदत्त का पुत्र था। और इसी में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में जो है कि आपको बैठा था, है ना। बैठा था, जो कौन से धर्म का अनुदाई था? तो ये जो है कि बिंबिसार की बात करेंगे, ये जो है कि बौद्ध धर्म का अनुदाई जो है कि आपको रहता है ना। उसके बाद बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में जो है कि मिला लेता है। और बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण जो है कि आपको कर उसे अपनी राजधानी बनाता है। और बिंबिसार ने मगध पर करीब जो है कि कितने वर्षों तक शासन किया? तो बिंबिसार ने मगध पर कुल जो है कि 52 वर्षों तक जो है कि आपको शासन करता है। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक जो है कि आपको शासन करता है। और महात्मा बुद्ध की जीवन सेवा में जो है कि बिंबिसार एक जो है कि राजवैद्य को भेजता है, जिसका नाम था क्या? जीवक जो है कि आपको भेजता है। किसको भेजता है? जीवक को जो है कि आपको भेजता है। और बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपना साम्राज्य को विस्तार किया था। इसने कौशल नरेश जो है कि प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी कर जो है कि आपको किया था। उसके बाद वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया था। और मध्य प्रदेश या आधुनिक जो है कि पंजाब की बात करेंगे, यहाँ की राजकुमारी क्षेमा से विवाह करके अपना साम्राज्य को क्या किया था? विस्तार जो है कि आपको किया था। और बिंबिसार की हत्या कर दिया इसका पुत्र ही। इसका पुत्र का क्या नाम था? अजातशत्रु जो है कि आपको नाम होता है। और अगला शासक जो है कि अजातशत्रु जो है कि आपको बैठता है मगध की गद्दी पर। अजातशत्रु का नाम तो आप जानते ही होंगे, क्या इसको उपनाम से जाना जाता है? पुनिक कहा जाता है। और ये जो है कि जैन धर्म का जो है कि आपको अनुदायी जो है कि आपको रहता है। और अजातशत्रु 32 वर्षों तक जो है कि मगध की शासन पर जो है कि आपको राजा जो है कि आपको बनता है। और हर्यक वंश का अंतिम राजा की बात करेंगे, नागदशक जो है कि आपको होता है। और नागदशक नागदशक होता है। आगे चलते हैं। और शिशुनाग वंश की बात, इसके बाद जो है कि आपको उत्तराधिकार कौन होगा? शिशुनाग जो है कि आपको करेगा। और शिशुनाग का जो है कि स्थापना जो है कि शिशुनाग ही करेगा। और शिशुनाग का अगला शासक जो है कि आपको कालाशोक होगा, जो अपनी राजधानी को पुनः जो है कि आपको कहाँ लेकर चला आता है? पूना जो है कि आपको लेकर चला आता है, पटना जो है कि पाटलिपुत्र लेकर चला आता है। अगले सवाल पे आते हैं, चौथा नंबर सवाल। चौथा सवाल बोल रहा है कि भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर जो है कि आपको विचार कीजिए। पहला बोल रहा है कि बादामी की गुफा भारत की सबसे पुरानी, है ना, जीवित जो है कि चट्टानों में काट कर बनाई गई गुफा है। गलत बात है, ये जो है कि नहीं होने वाला है ना। कौन सा जो है कि सही बोल रहा है ना, तो ये गलत है। दूसरा बोलता है कि बराबर की चट्टानों को काट गई गुफाओं जो है मूल रूप से जो है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों को दिया गया था। तो बराबर की पहाड़ी में जो है कि
चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नहीं दिया गया था, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जो है कि आपको गलती जो है कि आपको होने वाला है। और तीसरा बोल रहा है कि एलोरा की गुफा जो है कि आपको एलोरा में प्रसिद्ध धर्मों का गुफाएं बसाया गया है। एलोरा में तो बात करेंगे, एलोरा में तो प्रसिद्ध धर्मों का गुफाएं हैं ही। एलोरा की पहले बात कर लेते हैं, एलोरा में गुफा की संख्या की बात कर लेते हैं, कितना जो है कि आपको होने वाला है, जरा सुन लीजिएगा। एलोरा की गुफा की बात कर लेते हैं। एल एलोरा में गुफाओं की कुल संख्या की बात करेंगे, यहाँ पर कितना गुफा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे 34 गुफा देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, 34 गुफा जो है कि आपको देखने को मिलेगा एलोरा में। समझिएगा, 34 जो है कि शैलकृत गुफा में से जो है कि 1 से लेके जो है कि आपको 12 तक, 1 से 12 तक किसके लिए होगा, तो ये बौद्ध के लिए होगा। किसके लिए होगा, बौद्ध के लिए होगा। 13 से लेकर जो है कि आपको 29 तक ये किसके लिए होगा, हिंदू के लिए होगा। किसके लिए होगा, हिंदू के लिए होगा। और जो है कि आपको 30 से लेकर 34 तक किसके लिए होगा, ये जैन धर्म के लिए होगा। तो यहाँ तीनों धर्म का जो है कि चर्चा हो रहा है ना, तो ये बिल्कुल का बिल्कुल तीसरा नंबर सही है। केवल नंबर ऑप्शन नंबर 3 जो है कि क्या होगा, केवल जो है कि आपको 3 जो है कि आपको सही होने वाला है। क्या होगा, 3 जो है कि आपको केवल और केवल जो है कि आपको सही होगा। आगे चलते हैं। अब तो एलोरा का हो गया, एक अजंता की गुफा है। आइएगा अजंता की गुफा की बात कर लेते हैं। अजंता, अजंता का गुफा की बात करेंगे, ये महाराष्ट्र में होने वाला है, एमएच में होगा। और इसमें गुफाओं की कुल संख्या 29 होगी। और इसमें गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 किससे होगा, गुप्त काल से होगा। किस काल से होगा, गुप्त काल से जो है कि आपको होगा। और गुफा नंबर जो है कि आपको 17 चित्रशला के लिए, और गुफा नंबर 16 मरणासन राजकुमारी का जो है कि चित्र जो है कि आपको होने वाला है। और अजंता की गुफा जो है कि आपको बौद्ध धर्म के महायान शाखा से जो है कि आपको संबंधित होने वाला है। कौन सा शाखा से, महायान शाखा से जो है कि आपको होने वाला है। और अजंता की गुफा जो है कि किसको काटकर, विंध्य पर्वत को काटकर जो है कि आपको बनाई गई है। किसको काटकर, विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। अगला पांचवा सवाल, पांचवा सवाल क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा। पांचवा सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ का स्थापना 1920 में किसने किया था। तो दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में जो है कि आपको किसके द्वारा, तो ये जो है कि आपको भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। आइएगा, भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में भी जान जाते हैं। महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो है कि आपको दलितों को कौन सा शब्द से पुकारा था, तो हरिजन, हरिजन, हरिजन शब्द से पुकारा था। और महात्मा गांधी पूना पैक्ट जो होता है, गांधी और अंबेडकर के बीच जो पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को, उस पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी जो है कि आपको है ना दलितों के लिए बहुत सारे चीजों की स्थापना करते हैं। इसी में सबसे पहला जो है कि आपको आएगा कौन, हरिजन सेवक संघ। कौन सा, हरिजन सेवक संघ, सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 30 सितंबर 1932 को होती है। और इसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया जाते हैं, पहले अध्यक्ष जो है कि आपको बनते हैं महात्मा गांधी। नहीं, पहला जो है कि आपको स्थापना करते हैं, स्थापना करते हैं महात्मा गांधी, स्थापना महात्मा गांधी। और अध्यक्ष बनते हैं घनश्याम दास बिरला, घन श्याम दास बिरला। बिरला जो है कि इसके पहले अध्यक्ष जो है कि आपको होते हैं। उसके बाद बात करेंगे हरिजन सेवक संघ की, बात करेंगे महात्मा गांधी द्वारा जो है कि अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किया जाता है। कौन सा है, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग। रुकिए लिख देते हैं, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग। इसकी भी स्थापना कब किया जाता है, इसकी भी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और उसके बाद हरिजन यात्रा निकालते हैं महात्मा गांधी। क्या निकालते हैं, हरिजन यात्रा। ये कब निकालते हैं, 1933 में निकालते हैं। कब निकालते हैं, 1933 में जो है कि आपको निकालते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको निकाला जाता है ना। इतना जो है कि सवाल कहाँ से निकाल दिए, महात्मा गांधी से हरिजन संबंधित संबंध में जो है कि आपको निकाल देते हैं, है ना। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि शेर शाह निम्नलिखित में से जो है कि आपको किस जो है कि आपको वंश का रहता है, कौन, शेर शाह जो है कि आपको पूछ रहा है।
तो आते हैं जरा देख लेते हैं शेरशाह के बारे में, किस वंश का जो है कि आपको रहता है। शेरशाह अफगानी वंश का रहता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, अफगान, है ना, अफगानी वंश जो है कि आपको लगा दीजिएगा। अब शेरशाह की बात कर लेते हैं। शेरशाह जो है कि 1540 से लेकर 1555 तक, 1555 तक एक वंश की, सॉरी 1555 होगा, 1555 तक एक वंश की स्थापना करते हैं। इसी वंश का नाम होता है सूर्यवंश। कौन सा वंश? सूर्यवंश। सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता है। इनका जन्म की बात करेंगे, शेरशाह सूरी का जो है कि आपको जन्म कब होता है, तो इसका जन्म होता है 1472 में होता है, और कुछ स्रोतों में देखने को मिलेगा 1486 में। ठीक है। बचपन का नाम फरीद था। क्या नाम था? फरीद था, फरीद था। पिता का नाम की बात करेंगे, पिता का नाम क्या होता है, तो पिता का नाम होता है हसन खान। हसन खान जो कहाँ के जमींदार थे, तो ये जो है कि आपको कहाँ के, तो ये रहते हैं सासाराम के, सासाराम के जमींदार रहते हैं, है ना। इनका शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुआ? शिक्षा हुआ था प्राप्त जो है कि आपको कहाँ से, तो ये हुआ था जौनपुर से। कहाँ से? जौनपुर से जो है कि आपको शिक्षा प्राप्त हुआ था। और शेर खान की उपाधि किसने दिया था? तो शेर खान की उपाधि शेर खान बहार खान लोहानी के द्वारा, बहार खान लोहानी के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। समझिएगा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिएगा होता क्या है कि आपको सबसे पहले जो है कि आपको 1539 में जो है कि युद्ध लड़ा जाता है, जिसका नाम होता है, कौन सा युद्ध, तो इसका नाम होता है चौसा का लड़ाई। चौसा की लड़ाई। चौसा की लड़ाई की बात करेंगे, चौसा की लड़ाई 1539 में होता है। शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच होता है। इसमें हुमायूं संभवतः जो है कि आपको मर ही जाता, लेकिन वो जो है कि क्या होता है, नदी में कूद जाता है, और कूदने के बाद जो है कि आपको उसको जो है कि एक जो है कि नाविक के द्वारा जान बचा दिया जाता है, जिसका नाम होता है निजाम शाह जो है कि आपको नाम होता है, या जान निजाम जो है कि इसको कहते हैं। इसको जो है कि आपको बचा लिया जाता है। बचाने के बाद ये नदी को पार कर लेता है। उसके बाद कन्नौज की लड़ाई होती है। कन्नौज या बेलग्राम की लड़ाई 1540 में जो है कि आपको होती है, और 1540 में होने के बाद जो है कि हुमायूं को दिल्ली छोड़ के जो है कि आपको भागना पड़ता है। आगरा और दिल्ली के क्षेत्र से जो है कि आपको हटा देता है, और यहीं पर मुगल वंश के स्थान पर कौन सा वंश का नींव रखता है, तो मुगल वंश के स्थान पर, है ना, सूर्य वंश का जो है कि आपको नींव रखा जाएगा। और याद रखिएगा 1539 में चौसा की लड़ाई के बाद शेरशाह जो है कि आपको शेरशाह की उपाधि जो है कि आपको धारण करता है, और उसके बाद शेरशाह की उपाधि धारण करता है। उसके बाद जो है कि अपना प्रशासन को चलाता है, और चलाने के क्रम में 40 से लेकर जो है कि 1555 तक ये जो है कि आपको चलता है ना। इसने जो है कि बहुत सारे जो है कि आपको क्या किए थे, तो बहुत सारे जो है कि आपको संघर्ष किए थे, है ना। इसने सूरजगढ़ का युद्ध लड़ा था 1534 में, चौसा 1539, कन्नौज 1540, गक्खर जाति के विरुद्ध लड़ा 1547, बंगाल को विद्रोह को दबाया 1541 में, है ना। रायसीन पर अधिकार कर लिया 1543 में, मारवाड़ पर 1544 में, और अंतिम जो है कि आपको होता है कालिंजर अभियान 1545 में होता है। इसके राजा, कालिंजर के राजा उस समय तीरथ सिंह, और इसी समय क्या होता है, हुक्का नाम का अग्निशास्त्र चला रहा होता है। इसी समय ये जो है कि तोप का गोला आकर अपने ही जो है कि बारूद पर गिर जाता है, जिसके बाद जो है कि क्या हो जाती है, मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है ना। और इसके समय जो है कि जीटी रोड का मरम्मत करवाया गया था, याद रखिएगा, है ना। इसी के समय पटना शहर की स्थापना जो है कि आपको किया गया था। इसके समय पटना शहर की स्थापना जो है कि शेरशाह सूरी के समय जो है कि आपको किया गया था। और इसने जो है कि आपको सासाराम के जो है कि आपको झीलों के मध्य जो है कि स्वयं का क्या बनवाया हुआ है, मकबरा जो है कि आपको बनवाया हुआ है। दिल्ली का कुन्हा, दिल्ली का किला कुन्हा जो है कि आपको यही बनवाया है। मस्जिद का निर्माण जो है कि आपको यही करवाया है ना। बहुत सारे चीजों का निर्माण जो है इसको करवाया है ना। आगे चलेंगे। आगे जो है कि इसने जो है कि आपको सिक्के जो है कि आपको चलवाए थे। चांदी के सिक्के 180 ग्रेन के तो है कि आपको थे, इसको रुपया कहा जाता था। और तांबा का जो है कि दाम कहा जाता था 380 ग्रेन का होता था। सातवां सवाल पे आते हैं। सातवां सवाल क्या बोल रहा है? सातवां सवाल बोलता है कि भारतीय रंगमंच यवनिका पर्दा का शुभारंभ जो है कि कब किया गया, तो ये जो है कि किसके द्वारा किया गया, तो यूनानियों के द्वारा किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? यूनानी इसका जो है कि आपको आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। अब जरा चलते हैं रंगमंच की शुरुआत की बात करेंगे। रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस, विश्व रंगमंच दिवस
ये जो मनाया जाता है 22 मार्च, 27 मार्च को मनाया जाता है। और शुरुआत कब हुआ था मनाने का? शुरुआत की बात करेंगे, शुरुआत जो होता है 1961 में होता है। कब होता है? 1961 में इसकी शुरुआत जो है कि आपको होती है, रंगमंच बनाने की जो है कि आपको शुरुआत होती है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है कि आपको बहुत सारा जो है कि चीज दिया हुआ है, शक है, पर्शियन है, कुषाण है, यूनानी है। तो भारत आने का कभी कभी क्रम पूछेगा, भारत में यवनों का शासन राज्य की बात करेंगे तो पहला कौन आएगा? पहला हिंद यूनानी आएगा, हिंद यूनानी। दूसरा कौन आएगा? दूसरा आएगा शक आएगा। कौन आएगा? शक आएगा। तीसरा कौन आएगा? तीसरा आएगा पल्लव, पल्लव आएगा। चौथा कौन आएगा? चौथा आएगा कुषाण, कुषाण जो है कि आपको आता है। याद रखिएगा, इससे सवाल जो है कि आपको बोलता है कि क्रम से सजाने के लिए बोलेगा। अगला प्रश्न 8वां नंबर सवाल। 8वां सवाल क्या बोल रहा है? 8वां सवाल बोल रहा है कि कालिदास द्वारा रचित जो है कि आपको विक्रमो जो है कि वर्षीय का वर्णन जो है कि किसका वर्णन है? तो विक्रमो वर्षीय में जो है कि किसका वर्णन होगा? तो ये जो है कि दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन होगा। किसका किसका? दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन होगा। कालिदास है, और कालिदास के द्वारा बहुत सारे जो है कि आपको नाटककार लिखे गए हैं। जरा हम आपको नाम बताते हैं, नाम जरा लिखना चाहिएगा तो लिख भी देंगे। पहले एक बार सुन लीजिएगा। अभियान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहार, शकुंतला, अग्निमित्रा, है ना, उर्वशी। ये सब जो है कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सब के सब जो है कि किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। लिख देते हैं एक बार, देखिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान कॉलम, सब तो बोल ही दिए, आप लोग लिख लीजिएगा। जिसको इसको लिखना होगा बाद में जो है कि लिख लीजिएगा। एक बार और बोल देते हैं। उर्वशी, अभियान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, रघुवंशम, है ना, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहार, शकुंतला, अग्निमित्र और विक्रमोर्वशीय। ये सब प्रमुख जो है कि आपको कृति किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल 9वां नंबर क्या बोल रहा है? 9वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंध नहीं रखता है? संबंध नहीं रखता है तो कौन कौन? तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति बिल्कुल जयप्रकाश नारायण का ही है, तो ये तो नहीं होगा। धर्म जो है कि आपको संसद, ये धर्म संसद जो है कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ से पूछेगा शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? दयाराम साहनी, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, सरस्वती। और गणेश उत्सव जो है कि आपको बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, है ना। बी, डी और सी, बी सी डी वाला ऐसा ऑप्शन खोज लीजिए जो नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है आपको, बी सी डी नहीं है। काहे कि बोल रहा है कि उत्तर को चयन कीजिए जो इनसे संबंध नहीं रखता है। तो संपूर्ण क्रांति रखता है, बाकी सब जो है कि आपको क्या नहीं रखता है? संबंध जो है कि आपको नहीं रखता है। संपूर्ण क्रांति की बात करेंगे, कब चलता है? संपूर्ण क्रांति जो है कि 1975 में जो है कि आपको चलता है। और संपूर्ण क्रांति की भी शुरुआत जो है कि आपको बिहार की भूमि से जो है कि आपको होता है। 10वां नंबर सवाल क्या बोलता है? 10वां सवाल बोलता है कि महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिला में किसान जो है कि आपको किसानों के लिए सत्याग्रह का आयोजित किया गया था। इस सत्याग्रह का प्रमुख मांग क्या था? तो प्रमुख मांग जो होता है, राजस्व जो है कि संग्रह में क्या करना? राजस्व संग्रह में जो है कि आपको छूट जो है कि आपको देना, जो है कि इसका मांग जो है कि आपको होता है ना। क्या होता है जरा समझिएगा। हम जाते हैं, पहले कहाँ आते हैं? खेड़ा पे आते हैं। खेड़ा के बारे में जो है कि आपको बताते हैं। खेड़ा को जरा समझिएगा, खेड़ा में क्या होता है। खेड़ा में हो क्या जाता है कि 1918 में जो है कि खेड़ा आंदोलन जो है कि आपको होता है। एक बार डेट भी लिख लीजिएगा आप लोग, अच्छा रहेगा, समझिएगा। सबसे पहले 3 गो आंदोलन, इसका आंसर तो आपको पता चल गया ना। अब आते हैं कहानी पे आते हैं। पहला जो है कि 1917 से शुरुआत करते हैं। 1917 में गांधी आते हैं। 1915 में जो है कि आपको गांधी भारत आते हैं, भारत आए। 15 के बाद 1916 का सेशन होता है। 1916 का सेशन लखनऊ में होता है। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जो है कि आपको करते हैं इस सेशन की अध्यक्षता। और यहीं पे जो है कि आपको राजकिशोर शुक्ल नाम का एक व्यक्ति जाते हैं, बिहार के चंपारण के किसान नेता जाते हैं, महात्मा गांधी का प्रयास करते हैं मिलने के लिए, तो महात्मा गांधी नहीं मिलते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी से मिलते हैं आके बनारस में, और जो है कि किसानों के बारे में अवगत कराते हैं।
किसानों के बारे में जब अवगत कराते हैं तो जो है कि आपको महात्मा गांधी आने को तैयार हो जाते हैं। और इसी क्रम में भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन वर्ष 1917 में होगा। वो वर्ष 1917 में कौन सा होगा? तो ये होगा चंपारण। चंपारण जो है कि आपको सत्याग्रह होगा, सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह में क्या होता था? 3/20, मतलब कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेत पर जो है कि किसकी खेती करनी होती थी? ये नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती करनी होती थी और इसका जो है कि 3 कट्ठा का चुनाव जो है कि सरकार करती थी कि किस पे करना है, किस पे नहीं करना है। तो सबसे पहला महात्मा गांधी का हुआ है जो है कि आपको चंपारण सत्याग्रह हुआ है। और चंपारण में महात्मा गांधी की जो है कि आपको क्या हो जाती है? जीत जो है कि आपको हो जाती है। चंपारण के बाद आता है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। देखिएगा ये भी 18 में होता है। अहमदाबाद आंदोलन 1918 में। कब होता है? 1918 में होता है ना। ये जो है कि आपको मिल मजदूर के द्वारा जो है कि मिल मजदूर के खिलाफ होता है। मिल मजदूर वर्सेस मालिक। मालिक से इसमें बोनस मांगा जाता है और मालिक बोनस देने से मना करता है, इसलिए जो है कि आंदोलन होता है। और इसमें भी गांधी जी पहुंचते हैं और इसमें भी जो है कि गांधी जी जो है कि आपको जाकर जो है कि आपको मजदूरों के साथ देते हैं और ये गांधी जी का ये भी सफल आंदोलन होता है। उसके बाद तीसरा होता है खेरा। खेरा कब होता है? खेरा होता है आपको 1918 में। कभी कभी पूछ देता है, डेट लिख लीजिएगा। खेरा का होगा 22 मार्च, और जो है कि अहमदाबाद का होगा आपका 15 मार्च। 15 मार्च जो है कि आपको अहमदाबाद का। खेरा में क्या होता है? खेरा में जो है कि कर नहीं देना, मतलब कि खेरा में फसल बर्बाद होने के बाद भी सरकार चाह रही थी यहाँ से क्या लेना? सरकार चाह रही होती है यहाँ से टैक्स जो है कि आपको लेना चाह रही होती है। लेकिन टैक्स देने से यहाँ किसान मना करते हैं क्योंकि यहाँ पे फसल की बर्बादी हो जाती। इसी के लिए जो है कि आपको क्या होता है? इसी के लिए खेरा आंदोलन जो है कि आपको होता है। और खेरा आंदोलन का विरोध करते हुए गांधी जी जो है कि आपको है ना इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और इस आंदोलन में पूरा गुजरात भर से जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उस समय जो है कि आपको है ना पूरा जो है कि आपको खेरा का अध्यक्ष जो है कि किसको चुन लिया जाता है? उस समय जो है कि आपको गांधी जी को जो है कि आपको चुन लिया जाता है। तो ये 3 आंदोलन गांधी का प्रारंभिक आंदोलन है भारत में। जरूर याद रखिएगा इसको, यहाँ से सवाल जो है कि हर हाल में बनाए जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल को देखिएगा, अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेश जो है कि आपको बांधव, क्या बोल रहा है? स्वदेश जो है कि आपको बांधव समिति का गठन किया था। तो अश्वनी कुमार दत्त इसका आंसर लगाइएगा। क्या लगाइएगा? अश्वनी कुमार दत्त जो है कि आपको लगाइएगा। आते हैं हम थोड़ा सा इसके इतिहास पे जरा चर्चा कर लेते हैं क्या होगा। वर्ष 1905 का डेट रहता है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन होता है। सुनते रहिएगा कहानी को। बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल जो है कि आपको कौन रहता है? कर्जन रहता है। कौन रहता है? कर्जन जो है कि आपको रहता है। और बंगाल विभाजन करने का निर्णय जो है कि आपको लिया जाता है 20 जुलाई, 20 जुलाई 1905 को। 1905 को क्या होती है? घोषणा होती है। क्या होती है? घोषणा होती है ना। उसके बाद विभाजन जो है कि किया जाता है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को जो है कि आपको शोक दिवस मनाया जाता है। शोक दिवस के रूप में जो है कि आपको दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। और इसका विभाजन किस लिए किया जाता है? तो प्रशासनिक जो है कि कठिनाई पर या असुविधा बताकर जो है कि विभाजन किया जाता है। और इसी के विरोध में 7 अगस्त का डेट याद रखिएगा। 7 अगस्त 1905 को क्या होता है? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी और बंग भंग आंदोलन की शुरुआत होती है। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको हो जाती है। और इसी समय एक गीत लिखा जाता है, जिस गीत का नाम होता है अमार शुमार बंगला। अमार शुमार बांग्ला। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा जाता है। और यही गीत आगे चलकर वर्ष 1971 में है ना किसका? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत जो है कि आपको बनता है। और इसी में जो है कि आपको कौन सा? स्वदेशी जो है कि आपको स्वदेशी बांधव समिति का अध्यक्ष, बांधव समिति का अध्यक्ष जो है कि किसको चुना गया? चुना जाएगा जो है कि आपको किसको? अश्वनी कुमार दत्त को। जो आपका ऑप्शन है, आंसर है अश्वनी कुमार दत्त। ये हमारा जो है कि क्वेश्चन ना साफ साफ लिखा हुआ है, नोट्स में भी जाकर देख लीजिएगा। जो पेड ग्रुप वाले सुन रहे होंगे उनके नोट्स में बंगाल विभाजन को खोलिएगा, वहां पर जो है कि आपको मिल जाएगा, है ना।
और 1911 में क्या होता है, 1911 में जो है कि आपको क्या कर देता है, बंगाल विभाजन को रद्द कर देता है। हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में इसको रद्द जो है कि किया जाता है। अगला प्रश्न 12 नंबर सवाल क्या बोलता है, हम महारानी हम महारानी और सिर्फ महारानी को ही रैयत रैयत जो है कि होना चाहते हैं, यह कथन जो है कि किस विद्रोह में जो है कि आपको कहा गया था। तो यह कथन की बात करेंगे, ये कथन जो है कि किस विद्रोह में, तो ये जो है कि आपको है ना पावना विद्रोह में कहा गया था। पावना विद्रोह की बात करेंगे, कहाँ हुआ था, तो ये पावना विद्रोह जो है कि आपको बंगाल में हुआ था। कहाँ पे, बंगाल में हुआ था। एका विद्रोह की बात करेंगे, एका विद्रोह कहाँ होता है, तो एका विद्रोह अवध उत्तर प्रदेश के जो है कि आपको क्षेत्रों में जो है कि कौन सा विद्रोह होता है, एका विद्रोह होता है। नील विद्रोह जो है कि बंगाल के क्षेत्र में होता है। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्रों में होता है। अब जरा आइए जरा हम चर्चा कर लेते हैं, जिस पे आते हैं उस पे जो है कि आपको चर्चा कर लेते हैं। जरा देखिएगा, कूका आंदोलन की बात कर लेते हैं, जरा सुनते रहिएगा। कूका आंदोलन जो है कि पंजाब के क्षेत्रों में होता है। और जो है कि आपको बिजौलिया और भील की बात करेंगे, ये राजस्थान के क्षेत्रों में आता है। कच्छ, वेगड़ा और नायक और जो है कि कहाँ होता है, तो गुजरात के क्षेत्रों में होता है। गटकरी, रामोशी, सतारा, भील ये महाराष्ट्र के क्षेत्रों में होता है। कित्तूर कर्नाटक के क्षेत्रों में होता है। मोपला जो है कि केरल के क्षेत्रों में होता है। जस्टिस और आत्मसम्मान तमिलनाडु में। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश में। पाइक और खोंद विद्रोह जो है कि उड़ीसा में होता है। मेघालय में खासी विद्रोह होता है। मणिपुर त्रिपुरा में कुकी विद्रोह होता है। बंगाल में चुआर होता है, सन्यासी होता है, फकीर होता है, फैरेजी होता है, पागलपंथी होता है, भंगी होता है। ये सब बंगाल के क्षेत्रों में होता है। और बिहार झारखंड में हो होता है, कोल होता है, संथाल होता है और मुंडा होता है। ये सब जो है कि कहाँ, बिहार झारखंड में होता है। और असम के क्षेत्रों में अहोम विद्रोह को जो है कि आपको देखने को मिलेगा, अहोम विद्रोह। और नील विद्रोह की बात करेंगे, सॉरी भील विद्रोह की बात करेंगे राजस्थान में, इसका नेता जो है कि आपको दौलत सिंह। गडकरी या रामोशी की बात करेंगे, ये जो है कि महाराष्ट्र में चित्तूर सिंह होता है। कित्तूर कर्नाटक में चिन्नामा के नेतृत्व में होता है। रंपाओं का विद्रोह राजा रंपा के नेतृत्व में होता है। पाइक या खोंद विद्रोह जसबंधु चक्र और बिश्नोई के जो है कि नेतृत्व में होता है। सन्यासी विद्रोह सन्यासियों के द्वारा और फकीर जो है कि मजमू शाह के द्वारा फकीर विद्रोह को जो है कि आपको चलाया जाता है। और पागलपंथी करम शाह के द्वारा चलाया जाता है। बहुत सारे विद्रोह का हमने नाम आपको ले लिया है, आप जो है कि सुन सकते हैं रोक रोक के और लिख भी सकते हैं। 13वां सवाल क्या बोल रहा है, 13वां सवाल बोल रहा है आपका, है ना, कि वकाकट वंश के उस शासक ने बताइए जिसने 4 जो है कि आपको क्या करवाए हैं, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं और एक जो है कि वाजपेयी यज्ञ करवाए हैं और अन्य वैदिक जो है कि यज्ञों का अनुष्ठान किया है। वह शासक कौन है, तो वह शासक होने वाले हैं प्रवर सेन जो है कि आपको प्रथम होने वाले हैं। कौन होंगे, प्रवर सेन प्रथम जो है कि आपको होने वाले हैं। ये प्रवर सेन के द्वारा एक उपाधि धारण किया गया था। इस उपाधि का नाम था सम्राट की उपाधि। किसकी उपाधि, सम्राट की। सम्राट की उपाधि किसके द्वारा जो है कि धारण किया गया था, प्रवर सेन प्रथम के द्वारा जो है कि आपको धारण किया गया था। अब आते हैं कौन सा वंश आया है, वाकाकट वंश आया है। जरा वाकाकट वंश के बारे में जरा सुन लीजिएगा। वाकाकट वंश की बात करेंगे, ये सातवाहनों का पूर्वज के अधीन जो है कि बताया गया, जो कहाँ का था, जो है कि बरार और बिदर का स्थानीय शासक था, है ना। आगे चलते हैं, इसी में जो है कि आपको पहला शासक प्रवर सेन जो है कि प्रथम बनेगा। इसने जो है कि वकाकट वंश का एक अकेला शासक था जिसने किसकी उपाधि धारण किया था, सम्राट की उपाधि को धारण किया था। और पुराणों से पता चलता है कि इसने जो है कि 4 क्या करवाए थे, 4 जो है कि अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किससे पता चलता है, पुराणों से, पुराणों से जो है कि आपको पता चलता है। आगे चलते हैं, वाकाकट वंश जो है कि आपको हो गया। और इसी में जो है कि आपको वाकाकट वंश की 2 प्रमुख शाखाओं में जो है कि आगे चलकर जो है कि क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। एक प्रधान शाखा और दूसरा जो होता है वो जो है कि वसीय शाखा होता है। 2 गो शाखा बनेगा कौन, वाकाकट वंश से। एक रहेगा प्रधान शाखा, प्रधान शाखा, दूसरा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा आपका वासीय, वासीय शाखा रहेगा, है ना। ये दोनों शाखाएं समांतर रूप से जो है कि आपको शासन करती है। और प्रधान शाखा में जो है कि आपको रुद्रसेन देखने को मिलेगा, प्रभावती गुप्ता देखने को मिलेगा, है ना, प्रवर सेन द्वितीय देखने को मिलेगा। ये सब जो है कि इसी में जो है कि आपको देखने को मिलेगा।
है ना। आगे चलते हैं, इसी में जो है कि आपको बात कर लेते हैं, है ना। गुप्त जो है कि शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभासेन गुप्ता का विवाह वाकाकट नरेश किससे करता है? रुद्रसेन द्वितीय से जो है कि आपको करता है ना। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह जो है कि आपको किससे? रुद्रसेन जो है कि आपको द्वितीय से जो है कि आपको करता है। और प्रभावती गुप्ता जो है कि आपको गुप्ता जो है कि आपको जब इसका छोटा छोटा जो दो गो बेटा था, जिसका नाम था दिवाकर सेन और दामोदर सेन, तब जो है कि अपने शासन प्रशासन अपने हाथों में जो है कि आपको ले लेती है। और इस काल में वाकाकट गुप्त जो है कि आपको संबंध का स्वर्ण काल जो है कि आपको होता है ना। स्वर्ण काल जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल 14वां नंबर सवाल क्या बोलता है? 14वां सवाल बोल रहा है कि सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना वर्ष 1913 में किया गया? 1913 की बात करेंगे, 1913 में पटना में किया गया, लेकिन यहाँ पर क्या आया है? अनुशीलन समिति आया है। अनुशीलन समिति की स्थापना की बात करेंगे, स्थापना स्थापना इसका होता है कब है? 1902 में होता है। कब होता है? 1902 में होता है। कहाँ होता है स्थापना? तो इसका स्थापना जो है कि ढाका में जो है कि आपको होता है। और एक केंद्र इसका रहता है कहाँ पे? कोलकाता। कोलकाता में रहता है। इसकी स्थापना कौन करता है? तो स्थापना करता है सतीश, लिख देते हैं फिर से, सतीश चंद्र बोस, सतीश चंद्र बोस और जो है कि आपको पी मित्रा के द्वारा इसकी स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। और यही अनुशीलन समिति के सदस्यों के द्वारा एक प्रकाशित किया जाएगा, जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा? भवानी मंदिर का। भवानी मंदिर, भवानी मंदिर का प्रकाशन जो है किसी के द्वारा जो है कि आपको किया जाएगा वर्ष 1913 में। लेकिन इसकी स्थापना जो है कि आप पटना में होता है 13 में, लेकिन इसकी स्थापना वर्ष 1902 में जो है कि आपको होता है। और अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून के बदले क्या लेना? खून जो है कि आपको लेना। आगे चलते हैं, अगला है 15वां सवाल। क्या बोल रहा है? 15वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य, है ना, नीति से संबंधित नहीं है? तो ये लाइसेंस प्रणाली जो है कि आपको नहीं होगा। मूल्य नीति से संबंधित नहीं है, लाइसेंस प्रणाली यही जो है कि आपको नहीं होगा। 16 नंबर सवाल क्या बोलता है? 16 नंबर सवाल बोलता है कि जो है कि आपका धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? DY चंद्रचूड़ जो है कि आपको कहते हैं, क्या कहते हैं? DY चंद्रचूड़। भारत के कैवे नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो भारत के 50वें नंबर के जो है कि आपको मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कौन? DY चंद्रचूड़ जो है कि आपको होते हैं। अब यहाँ पर आया कौन? आया सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष होने वाले हैं। अब देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात कर लेते हैं। न्यायाधीशों को नियुक्त करने का काम किसका होता है? तो न्यायाधीशों को नियुक्त करने का राष्ट्रपति का काम होता है ना। शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? शपथ ग्रहण जो है कि आपको कौन दिलवाएगा? तो ये भी दिलवाएंगे आपको, कौन? राष्ट्रपति दिलवाएंगे। अगर बात कर लेते हैं इसको हटाना होगा तो कौन हटाएगा? इसको हटाना होगा तो जो है कि आपको संसद जो है कि आपको हटा देगी। और आगे बात कर लेते हैं, वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या सुप्रीम कोर्ट में कितनी बताई गई है? 34 जो है कि आपको होने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होता है? तो ये कोलेजियम प्रथा से होता है। कोलेजियम में 5 जो है कि आपको न्यायाधीश होते हैं, जिसमें भारत के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और एक भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कि आपको होते हैं। और इसकी योग्यता की बात करेंगे, इसकी नियुक्ति के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम एक या एक से अधिक जो है कि हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्षों तक जो है कि काम करना चाहिए, और कम से कम एक या एक से अधिक जो है कि हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक जो है कि वकील के रूप में काम करना चाहिए। और राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता जो है कि आपको होना चाहिए। और कार्य सीमा की बात करेंगे, कार्यकाल कितना वर्ष होता है? ओनली 65 वर्ष जो है कि आपको होता है। 65 वर्ष अगर पूर जाएगा तो रिटायरमेंट हो सकता है। अगर बीच में इसको त्याग पत्र देने का मन करे तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, और नहीं तो इसको हटाया जा सकता है ना। कदाचार साबित होने पर, भ्रष्टाचार साबित होने पर हटाया जा सकता है, या असमर्थता की स्थिति देखेगा तब भी हटाया जा सकता है। और बात करेंगे इसका वेतन जो है कि आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का 2,80,000 होने वाला है, और अन्य का 2,50,000 जो है कि आपको होता है। एडॉक जजों की नियुक्ति जो है कि आपको 127 के तहत किया जाता है ना। और जो है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 128 के तहत जो है कि आपको बुलाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 131 में इसका जिक्र किया गया है ना। आगे चलते हैं,
अगला क्या बोल रहा है, अगला देखिएगा, अगला सवाल क्या बोलता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसजी जो है कि किस जो है कि आपको मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष रूप से कार्य करता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होगा। कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है कि आपको काम करेगा। आइए एनएसजी के बारे में थोड़ा सा आपको बातों को बताते हैं, एक मिनट लैपटॉप चलने लगे। एनएसजी की बात करेंगे, एनएसजी की स्थापना की बात करेंगे। इसकी स्थापना जो होती है ना, इसकी स्थापना स्थापना होती है 22 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना होती है। लेकिन संशोधन कब आ जाता है, संसद में संशोधन जो है कि आपको आ जाता है 1984 में, 16 अक्टूबर 1984 में जो है कि आपको आ जाता है कि इसकी स्थापना होगा। और इसी के क्रम में इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना जो है कि आपको होती है। एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलता है, ब्लू स्टार चलता है। ब्लू स्टार के तहत जो है कि आपको क्या होता है, तो स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी सब घुस जाता है, तो आतंकवादी को नस्ते नाबूद किया जाता है। उसके बाद जो है कि इसकी स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। और ये बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है कि आपको दिल्ली में होने वाला है। और ये जो है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है कि ये काम करता है। और अमित शाह जो है कि वर्तमान में गृह मंत्री जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और इसके महानिर्देशक की बात करेंगे, महानिर्देशक कौन है, तो अभी महानिर्देशक इसके होने वाले हैं अनूप कुमार सिंह। अनूप कुमार सिंह जो है कि इसके महानिर्देशक जो है कि आपको होने वाले हैं, अनूप कुमार सिंह। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद नंबर 368 में निर्धारित संविधान में, है ना, संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोलता है कि संविधान संशोधन केवल जो है कि संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। सही है गलत है, नीचे में क्या बोल रहा है, गलत को चुनना है, गलत को, तो ये बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन जो है कि कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, या लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, कहीं से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शुरू कर सकते हैं। दूसरा बोलता है कि विधेयक केवल एक मंत्री ही द्वारा पेश किया जा सकता है, किसी और निजी सदस्य के द्वारा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के द्वारा जो है कि पेश किया जाए। 2 नंबर क्या हो गया, गलती हो गया। तीसरा बोलता है कि विधेयक पेश करने 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 के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जो है कि आवश्यकता होती है। ऐसा कोई बात नहीं है कि राष्ट्रपति की अनुमति आपको होनी चाहिए संविधान संशोधन में, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। और राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता, अच्छा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, तो अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। अच्छा नहीं होती है, तो विधानमंडल जहां नहीं होता है वहां जो है कि आपको नहीं होता है, मतलब कि ये भी क्या हो गया, ये भी सही हो गया। मतलब 2 और 3 जो है कि आपको क्या होता है, 2 और 3 जो है कि आपको गलत हो रहा है। क्या हो रहा है, गलत, गलती लग रहा है हमको। 2 और 4 गलत होगा, 3 तो नहीं ना होगा, 3 तो गलत नहीं होगा। देखिएगा कैसे गलत नहीं होगा, गलती लग रहा है हमको, इसीलिए तो बोले। आइएगा देखिएगा, हम आपको बताते हैं। 3, विधेयक पेश करने के लिए जो है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो है कि आवश्यक नहीं होती। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है होती है। राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता आपको बताएं कि धन विधेयक में जो है कि आपको होती है, पहले वहां पे ले लिया जाता है। तीसरा सही है। चौथा जो है कि विधानमंडल की अनुसमर्थनता की जो है कि क्या बोल रहा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये जो है कि आपको गलत है। तो पहला और चौथा जो है कि क्या दूसरा और चौथा क्या हो गया, दूसरा और चौथा गलत हो गया। और बाकी जो है कि 1 और तीसरा जो है कि आपको क्या हो गया, सही जो है कि आपको हो गया। 1 और तीसरा जो है कि आपको सही हो, ऑप्शन नंबर जो है कि डी हो जाएगा। राष्ट्रीय जो है कि आपको क्या बोलता है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जो है कि जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या की बात करेंगे तो 3 होगी है। कितनी होती है, 3। इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा। और बात कर लेते हैं किसका, इसी का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, एससी एसटी आयोग, एससी एसटी और ओबीसी। इसको कोई आयोग को संवैधानिक जो है कि घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। एससी आयोग के अध्यक्ष, एसटी आयोग के अध्यक्ष, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने का भी अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। एससी की चर्चा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद नंबर 338 में होगा। एसटी की बात करेंगे 338 के जो है कि किसमें होगा, 338 के ए में होगा। और ओबीसी की बात करेंगे 338 के किसमें होगा, 338 के जो है कि आपको बी में होगा। किसमें होगा, बी में जो है कि इसकी चर्चा जो है कि आपको होने वाली है। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करेंगे। परीक्षक का अधिकतम जो है कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, अधिकतम जो है कि 6 साल रह सकते हैं। 6 साल या 65 वर्ष, कितना साल, 6 साल या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाएगा वही जो है कि आपको करेंगे।
क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको ही कहते हैं सीएजी, कैग कहते हैं। कैग की चर्चा अनुच्छेद नंबर 148 से लेकर अनुच्छेद नंबर 151 तक जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या करता है? तो धन का लेखा जोखा करने का काम जो है कि करता है। धन का लेखा जोखा, लेखा जोखा, लेखा जोखा करने का काम जो है कि किसका होता है? तो यही कैग का जो है कि आपको होता है। 148 में क्या होगा? तो अनुच्छेद नंबर 148 में जो है किसका? पद का वर्णन होगा। किसका वर्णन होगा? पद का जो है कि आपको वर्णन होगा। 149 की बात करेंगे, 149 में कार्य एवं शक्ति होगा। क्या होगा? कार्य एवं शक्ति, शक्ति होगा। और बात करेंगे बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है कि बोला गया है कि संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन होगा? तो ये कैग का जो है कि आपको होने वाला है। ये सार्वजनिक धन का क्या होता है? संरक्षक होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। त्याग पत्र देना होगा तो किसको देगा? ये जाकर राष्ट्रपति को देगा। कार्यकाल 6 वर्ष या कितना वर्ष? 65 साल जो है कि आपको होता है। जो पहले पूरा हो जाएगा वही जो है कि आपको हो जाएगा। आते हैं 21वें सवाल पे आते हैं। 21वां सवाल क्या बोल रहा है? 21वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कितने जो है कि रियासत जो है कि 15 फरवरी 1948 तक स्वराष्ट्र संघ में जो है क्या मिलाया गया था? कितना रियासत को? तो ये 222 जो है कि आपको रियासत को मिलाया गया था, है ना। 222 रियासत को मिलाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जरा देख लीजिएगा। पहला बोल रहा है कि कौन सही है, सही वाला को पकड़ना है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत भूपर पट्टी है, जो सभी परतों में सबसे अधिक पतली परत होती है। ये जो है कि क्या है? सही है, सबसे पतली परत जो है कि आपको होती है। दूसरा बोलता है कि महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है, क्योंकि समुद्री परत विशाल चट्टानों से बनी होती है। ये भी जो है कि क्या होने वाला? समुद्री परत जो होता है वो विशाल चट्टानों से जो है कि आपको निर्मित होता है, और ये जो है कि परत की तुलना में कम जो है कि घनी होती है। ये भी बात जो है कि आपको सही है। और तीसरा बोल रहा है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को जो है कि आपको क्या कहते हैं? ऊपरी भाग जो है कि पिघला हुआ लोहा का ही बना होता है। ऐसा नहीं है, पिघला हुआ लोहा का थोड़ी ना होता है ये ऊपरी भाग। ऊपरी भाग जो है कि आपको क्या कहते हैं? जो है कि आपको ऊपरी भाग में सियाल होता है और सीमा होता है ना। सियाल और सीमा, सियाल और सीमा जो है कि आपको होता है। सीमा, सियाल, SILA होगा। सियाल सिलिकॉन एल्युमिनियम और सिलिकॉन मैग्नीशियम जो है कि आपको होता है। तीसरा नंबर गलती हो गया, 1 और 2 क्या हो गया? इसमें जो है कि आपको सही हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला नंबर 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करेंगे, ये तमिलनाडु में होगा। किसमें होगा? तमिलनाडु में होगा। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में कोयला, क्या होगा? कोयला। झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में लाख हो जाएगा, लाख। और जो है कि यूरेनियम। और उड़ीसा की बात करेंगे, उड़ीसा में मैग्नीज, मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा करता है। आगे चलते हैं। अगला 24वां सवाल क्या बोलता है? 24वां बोलता है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन कौन सा राज्य अपने जो है कि सीमा 3 ओर से जो है कि नेपाल, भूटान और चाइना से जो है कि आपको घेरता है? तो देखिएगा, ये अगर भारत की नक्शा बनाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा बनाते हैं। ये देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे नेपाल होगा। नेपाल से जैसे ऊपर चलेगा तो ये जो है कि आपको सिक्किम होगा। और सिक्किम से जैसे ऊपर चलेगा भूटान होगा। भूटान के बाद ये नॉर्थ ईस्ट शुरू होगा, और ये नॉर्थ ईस्ट के बाद जो है कि आपको पश्चिम बंगाल। तो ये वाला भाग को देखिएगा, हम आपको अभी जस्ट समझा देते हैं। ये वाला भाग जो होगा ये क्या होगा? ये सिक्किम होगा। जो रेड वाला घेर रहा है ना, ये कौन होगा? सिक्किम होगा। सिक्किम की साइड की बात करेंगे, एक साइड से नेपाल से, दूसरी साइड से जो है कि आपको चाइना से, चीन से ऊपर से, और तीसरे साइड से किससे लगा रहा है? तीसरे साइड से ये भूटान के साथ लगा रहा है। किसके साथ लग रहा है? भूटान के साथ। तो यही तो आपसे प्रश्न किया है कि वह राज्य कौन सा है जो 3 ओर से नेपाल से, भूटान से और चाइना के साथ जो है कि बाउंड्री लगाता है? तो ये जो है कि कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम जो है कि आपको हो जाएगा। और सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम की सीमा जो है कि इधर से किससे लगेगा? वेस्ट बंगाल से लगेगा। पश्चिम बंगाल से जो है कि आपको सिक्किम की सीमा जो है कि आपको लग जाएगा, है ना। अब चलते हैं, यहाँ पे भूटान है। भूटान को देखिएगा, भूटान की सीमा सिक्किम से लगेगा। नीचे में चलिएगा तो नीचे में असम से लगेगा। इधर में चलेगा तो इधर में अरुणाचल प्रदेश से लगेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है कि आपको क्या होगा? म्यांमार होगा। म्यांमार की बात कर लेते हैं। म्यांमार की सीमा जो है कि असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगेगा।
यहाँ पर जो है कि आपको कौन होगा, बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश की सीमा जो है कि पश्चिम बंगाल से लगेगा, असम से लगेगा, मेघालय से लगेगा, त्रिपुरा से लगेगा और मिजोरम से लगेगा। वही अगर बात कर लेते हैं नेपाल का, तो नेपाल में लगेगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद जो है कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लग जाएगा। ये सब जो है कि आपको सीमा हुई। आगे चलते हैं 25वां सवाल। 25वां सवाल क्या बोल रहा है, 25वां सवाल देखिएगा। 25वां सवाल बोलता है कि माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें जो है कि आपको 45 से 52% तक क्या होता है, सिलिका जो है कि आपको होता है ना। अब देखिएगा लावा कहाँ से निकलता है, ज्वालामुखी से निकलता है। ज्वालामुखी का जो है कि उद्गम या केंद्र होता है, इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। और सबसे अधिक जब ज्वालामुखी निकलता है, लावा निकलता है, तो इसमें क्या निकलता है सबसे अधिक, तो ये जल वाष्प। क्या निकलता है, जल वाष्प जो है कि आपको निकलता है, वाष्प जो है कि आपको निकलेगा, है ना। अब जो है कि आपको बात करेंगे, ज्वालामुखी भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रसुप्त होता है, एक होता है शांत होता है। एक्टिव मतलब इसमें उद्गार हो चुका है, प्रसुप्त मतलब कभी भी उद्गार हो सकता है, और शांत जो होता है ना, इसमें कभी उद्गार होने की संभावना नहीं है। वही जो है कि आपको शांत ज्वालामुखी जो है कि आपको होता है। और फायर रिंग ऑफ पैसिफिक किसे कहा जाता है, प्रशांत महासागर को जो है कि आपको कहा जाता है, किसको, प्रशांत महासागर को कहा जाता है। और लावा ज्वालामुखी से निकला हुआ पदार्थ है, और यही जो है कि जब ठंडा हो जाता है तो ये जो सीडर के रूप में जो है कि आपको जाना जाएगा। और इसमें 45 से 52% तक क्या निकलेगा, सिलिका जो है कि आपको निकलेगा। अगला अगला प्रश्न है कि आपका स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में जो है कि किया जाता है। तो जो है कि आपको निर्तुर जो है कि चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में जो है कि किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। और 27वां सवाल की बात कर लेते हैं। 27वां क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषताएं नहीं है। तो तरंग की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, तरंग जो है कि आवृत्ति होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, और जो है कि आयाम होता है, लेकिन माध्यम तरंग में नहीं होता है। यही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 28वां सवाल। 28वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके जो है कि आपको मापन हेतु जो है कि आप, मापन हेतु जो है कि आपको क्या बोलता है, मापन हेतु जो है कि आपको स्टे जो है कि आपको लैंगमोमीटर लगाया जाता है। स्टे लैंगमोमीटर किसके मापन के लिए लगाया जाता है, तो ये पृष्ठ तनाव के मापन के लिए, पृष्ठ तनाव के मापन के लिए स्टे लैंगमे जो है कि मीटर की लगाया जाता है, प्रयोग किया जाता है ना। ये पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव जैसे डिटर्जेंट है, पानी में घोल दीजिएगा तो कपड़ा जो है कि आपको क्या हो जाएगा, कपड़ा गंदा साफ हो जाएगा। क्या है कि घोलने के बाद पृष्ठ तनाव जो है कि कम हो जाएगा, कम होगा तो फैल जाएगा, फैल जाएगा तो जो है कि आपको क्या होगा, जैसे ही आप ब्रश मारिएगा छूट जाएगा, है ना। वैसे ही जो है कि डिटर्जेंट हो गया, साबुन हो गया, जैसे आपको सूप, सूप जैसे ही पृष्ठ तनाव के कारण फैल जाता है, जिसके कारण जो है कि क्या होता है, स्वादिष्ट जो है कि हमको लगता है ना, स्वादिष्ट लगता है। तो ये जो है कि एस्टे जो है कि आपको लैंगमोमीटर किसको मापता है, तो इसको मापने के लिए, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए जो है कि आपको किया जाता है प्रयोग। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 29 नंबर सवाल। 29 सवाल बोलता है कि निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। 2CO प्लस O2 को रिएक्शन करवा रहा है, तो जो है कि निकल के आ रहा है 2CO2 जो है कि आपको निकल के आ रहा है। उपयुक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सार्थक है। कौन सा कथन सार्थक होने वाला, तो ऑप्शन नंबर सी, अभिक्रिया में करने वाली जो है कि CO की जो है कि और O2 की जो है कि अनुपात जो है कि 2:1 है। तो यहाँ देखिएगा CO 2 है, तो यहाँ बिल्कुल सही है, CO के लिए 2 है। और देखिएगा O का जो है कि O2 का अणु 1 है, तो इसके लिए जो है कि आपको 1 होगा, तो ये जो है कि क्या होगा, 1, तो बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न, उत्कृष्ट धातु की बात कर लेते हैं। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा, तो एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाएगा। एक्वा रेजिया का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है Cl3H4NO3 होता है। एक्वारेजिया में जो है कि आपको क्या क्या होता है, तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। HCl का 3 अनुपात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 अनुपात जो है कि आपको होता है। और उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट जो है कि धातु की बात करेंगे, ये कौन कौन होगा, ये हो जाएगा रजत हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, है ना, रेडियम हो जाएगा, है ना,
प्लेनेडियम हो जाएगा, ये सब जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न है कि सेविंग जो है कि क्रीम की मृदुता है ना किसके द्वारा जो है कि आपको संवर्धित की जाती है, तो पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा जो है कि किसके द्वारा, पोटेशियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर क्या होगा, पोटेशियम कार्बोनेट जो है कि आपको होने वाला है। अगला क्या बोल रहा है 32वां सवाल को जरा देखिएगा। 32वां सवाल बोल रहा है आपका कि फियोसॉल्फ जो है कि आपको वुल यसद जो है कि पुष्प रासायनिक जो है कि दृष्टि से क्या होता है, तो यशदी लेपन होता है ना, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना, तो वही आंसर लगा दीजिएगा क्या, जिंक ऑक्साइड इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। अगला अगला बोलता है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक पूर्ण जो है कि कार्डियक चक्र में जो है कि कितना समय लगता है, तो कार्डियक चक्र में जो है कि 0.8 सेकेंड जो है कि आपको लगता है। यही कार्डियक सेकेंड मतलब कि हृदय की दिल की धड़कन की बात कर रहा है। किसकी धड़कन, दिल की धड़कन की बात कर रहा है। कितना सेकेंड लगता है, तो एक वो दिल धड़कने में कितना, तो सेकेंड का 8वां हिस्सा जो है कि आपको लगता है। कितना लगता है, 8वां हिस्सा जो है कि आपको लगता है ना, तो 0.8। और एक मिनट में कितना बार धड़कता है, एक मिनट में हमारा दिल जो है कि आपको 72 बार जो है कि आपको धड़कता है ना, 72 बार जो है कि आपको धड़कता है। और एक बार में कितना पंप कर देता है, 70 ml जो है कि आपको पंप कर देता है। तो 70 गुने 72 कर दीजिएगा तो वही 5100 के लगभग लगभग आएगा। मतलब कि 5 लीटर से ज्यादा ब्लड हो गया। एक मिनट में पूरा आपका ब्लड क्या हो जाता है, एक मिनट में संपूर्ण शरीर का ब्लड जो है कि आपको संपूर्ण ब्लड को क्या कर देता है, ब्लड को पंप जो है कि आपको कर देता है। क्या कर देता है, पंप जो है कि आपको करने का काम करता है। और मानव के अंदर 5.5 लीटर ब्लड होता है, तो पता ही होगा। और नाड़ियों की धड़कन की बात करेंगे, ये कितना होता है, 115 से 125 तक जो है कि आपको होता है। और हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किसको लगाया जाता है, पेस मेकर को जो है कि आपको लगाया जाता है। और पेस मेकर को याद रखिएगा, हमेशा जो है कि आपको हृदय के दाहिने आलिंद में जो है कि लगाया जाता है। कहाँ पे, दाहिने आलिंद पे लगाया जाता है। अगला प्रश्न 34। 34वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है, तो ये होगा सिरोसिस बीमारी होगा। कौन सा बीमारी होगा, सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब होता है लीवर में जो है कि घाव होना, लीवर में घाव। ये लीवर जो है कि सड़ने लगता है, ज्यादा दारू पी लीजिएगा तो सिरोसिस जो है कि आपको होगा, इसमें लीवर क्या होगा, लीवर जो है कि आपको सड़ने लगेगा। सिफिलिस की बात करेंगे, ये सिफिलिस किससे होता है, तो यौन जो है कि संचारित संक्रमण है, यौन संचारित संक्रमण संक्रमण होता है ना। अगला एड्स, ये भी यौन से है। हेपेटाइटिस बी तो आपको जानते ही, ये सब जो है कि वायरस से होने वाला है, ये जो है कि आपको फैलने वाला जो है कि आपको होने वाला है। अगला है 35वां नंबर सवाल, क्या बोलता है, किस विटामिन को फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, तो फॉलिक एसिड से विटामिन जो है कि B9 को जाना जाता है। किसको, B9 को जो है कि फॉलिक एसिड से जो है कि आपको जाना जाता है। आइएगा जरा हम आपको सबको जो है कि आपको बताते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है कि आपको रेटिनॉल होता है। B1 का थाइमिन होता है। B2 का राइबोफ्लोविन होता है। B3 की बात करेंगे नियासिन होगा। B5 का पेंटोनिक एसिड होगा। B6 का जो है कि पैराडॉक्सिन होगा। B7 का बायोटीन होगा। B12 का साइनोकोबालामिन होगा। C का एस्कॉर्बिक एसिड होगा। D का कैल्सीफेरॉल होगा। E का टोकोफेरॉल होगा। और जो है कि आपको के का सिलोक्यूनोन जो है कि आपको होगा। और B11 को फॉलिक एसिड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, जिसे B9 भी कहा जाता है। छत्तीसवां सवाल क्या बोल रहा है, देखिएगा। 36वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के किस प्रक्रिया में बिना निषेचन जो है कि एक फल का विकास होता है, इसे ही क्या कहते हैं, पार्थिनो जो है कि क्रापी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिनोक्रापी जो है कि आपको कहता है। बिना निषेचन का ही फल का क्या हो जाता है, विकास जो है कि आपको हो जाता है। अगला प्रश्न है कि आंख में डैश के माध्यम से जो है कि आपको आंखों में प्रकाश, सुनिएगा, डैश आंखों में प्रकाश प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है, तो ये 37वां सवाल है। इसका जो है कि आंसर क्या होगा, पुतली होगा। क्या होगा, पुतली जो है कि आपको होने वाला है। अब जरा हम आपको बनाते हैं, देखिएगा आंखों का तस्वीर जो है कि हम आपको बनाते हैं, है ना, और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा हम क्या आपको बोलना चाह रहे हैं, है ना। देखिएगा, ये आंख हो जाता है, ये आंख है। ये जो है कि आपको क्या है, ये बीच वाला भाग। उसके बाद जो है कि ये जो है कि हम कर देते हैं ब्लू वाला भाग को।
देखिए पहले ब्लू कर देते हैं, उसके बाद फिर लगा देंगे ब्लैक को, क्या ही दिक्कत है ना। देखिए, देखिए ब्लैक वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इस ब्लैक वाले भाग को हम लोग कहते हैं पुपिल कहते हैं, क्या कहते हैं, पुतली। ये हम लोग जो है कि ब्लू वाले भाग को क्या कहते हैं, आइरिस। ये व्हाइट वाले भाग को क्या कहते हैं, व्हाइट वाले भाग को स्क्लेरा कहते हैं। अब आइएगा सबके बारे में हम आपको बताते हैं। आंख जो होता है ना, ये उत्तल की तरह काम करता है, किसकी तरह, उत्तल की तरह जो है कि आपको काम करता है। आइरिस की बात करेंगे, आइरिस या परितारिका इसी को कहते हैं। आइरिस का काम क्या होता है, जरा समझिएगा। आइरिस का काम होता है कि आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, आइरिस जो है कि आपको नियंत्रित जो है कि आपको करता है, प्रकाश की मात्रा को ये भी नियंत्रित करता है। और अधिक तीव्रता होने पर यह जो है कि सिकुड़ जाता है, और जो है कि कम होने पर जो है कि आपको फैल जाता है। और आंखों का रंग को डिसाइड करने का काम जो है कि आइरिस का होता है। कभी कभी किसी का काला देखिएगा, किसी का नीला देखिएगा, किसी किसी का भूरा जो है कि आपको देखिएगा। पुतली की बात करेंगे, ये पुतली आइरिस के बीचों बीच में पाया जाता है, इसका रंग काला होता है, और इसी के माध्यम से जो है कि प्रकाश आंखों के अंदर क्या करता है, आंखों के अंदर जो है कि आपको प्रवेश जो है कि करने का काम करता है। और स्क्लेरा की बात करेंगे, ये आंखों के बाहर जो है कि दिखाई देने वाला सफेद भाग को क्या कहते हैं, स्क्लेरा जो है कि आपको कहते हैं। और कॉर्निया, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट जो है कि कवर होता है, इसी को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इसे आंखों का टेम्पर ग्लास भी कहा जाता है, आंखों की बाहरी झिल्ली भी जो है कि आपको कहा जाता है। और नेत्रदान में यही कॉर्निया जो है कि क्या किया जाता है, नेत्रदान किया जाता है। और तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, और तीसरा सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। तो ग्रीन मोल्ड के नाम से किसको जाना जाएगा, तो ये इसको पेनिसिलियम को जो है कि आपको ग्रीन मोल्ड के नाम से जो है कि आपको जाना जाएगा। किस शैवाल को, पेरी जो है कि आपको पेनिसिलियम नामक शैवाल को जो है कि आपको ग्रीन मोल्ड के नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं। किसके नाम से, ग्रीन मोल्ड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, पेरिसिलियम नामक शैवाल। आते हैं आगे, देखिएगा आगे कुछ बता देते हैं शैवालों के बारे में। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवालों का अध्ययन जो है कि आपको फाइकोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है, क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है ना। अगला सुनिएगा, अगला प्रश्न है कि एम एमडीटी, एमडीटी का उपयोग जो है किस रूप के उपचार के लिए किया जाता है। तो एमडीटी जो है कि आपको कुष्ठ रोग के लिए, किसके लिए है, एमडीटी जो है कि आपको कुष्ठ रोग के लिए जो है कि आपको होने वाला है। कुष्ठ रोग को ही क्या कहते हैं, लिप्रोसी जो है कि आपको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लेप्रोसी जो है कि आपको कहा जाता है, कुष्ठ रोगों को कहा जाता है। आइए जरा बता देते हैं लेप्रोसी के बारे में जो है कि जरा आपको बता देते हैं। आइएगा देखिएगा, बताते हैं, सुन लीजिएगा। कुष्ठ रोग, ये कुष्ठ रोग जो किससे होता है, तो ये जीवाणु से होता है, किससे होता है, जीवाणु से, जीवाणु से होने वाला। लेप्रोसी इसको कहते हैं, ये जो होता है जिस जीवाणु से होता है, उस जीवाणु का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो है कि आपको होता है। ये किसको इफेक्ट करता है, तंत्रिका तंत्र को जो है कि इफेक्ट करता है। देखिएगा शरीर में क्या हो जाएगा, चकत्ता चकत्ता हो जाएगा, मतलब इसमें उत्तक जो है कि आपको टूटने लगता है। और अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस की बात करेंगे, जनवरी माह के आखिरी संडे को जो है कि आपको बनाया जाता है। और इसके लिए एक दवा का प्रयोग किया जाता है कुष्ठ के लिए, डिप्सोम, डिप डोप्सोम है कि डेप्सोन, डेप्सोन नाम का दवा का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे उच्च स्तर में, सबसे उच्च स्तर में कौन सा रंग होता है, सबसे उच्च स्तर में जो है कि आपको लाल रंग का प्रकाश जो है कि आप अधिक जो है कि आपको क्या होता है, उच्च जो है कि आपको स्तर में जो है कि आपको होगा, पहला होगा लाल होगा, उसके बाद तब जो है कि आपको कौन होगा, नीला होगा, और नीला के बाद तब वो कौन होगा, होगा बैगनी, बैगनी होगा। क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर किस जो है कि प्रकाश निम्नलिखित में से कौन से रंग में के लिए उत्तरदायी होता है, तो लाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय नियोजन, अर्थव्यवस्था में साधनों का जो है कि आपको विधान है ना, विधान जो है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है कि किया जाता है। तो किसके द्वारा जो है कि आपको किया जाता है, तो ये किया जाता है सरकार और कीमत तंत्रों के द्वारा, दोनों के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला बोल रहा है क्या, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य जो है कि लक्षण क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है कि देखने को मिलेगा छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अगला 43 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, 43 नंबर प्रश्न बोलता है कि वायुमंडल के किस परत में तापमान
कि दो जो है कि विपरीत उपनतियां जो है कि ऊंचाई के साथ वृद्धि होने का हास्य जो है कि आपको मिलता है। तो ये किसमें, तो ये मिलेगा मध्य मंडल में मिलेगा। सबसे पहला होता है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल होता है, क्षोभ मंडल। उसके बाद तब होता है संताप। तब जो है कि आपको तीसरे स्थान पे मध्य मंडल। और चौथे स्थान पे कौन आएगा, चौथे स्थान पे आयन मंडल आएगा। याद रखिएगा, ये चारों मंडल को जो है कि पूछता है। 44 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 44वां प्रश्न बोल रहा है कि अमृतसर और शिमला में लगभग जो है कि एक ही समान अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनके जो है कि जलवायु में भिन्नता होती है। तो जलवायु में भिन्नता जो है कि देखिएगा, कहीं कहीं ऊंचाई के कारण। अक्षांश ये भी समान है, ये भी समान है, लेकिन यहाँ का जलवायु का भिन्नता अलग और यहाँ का भिन्नता अलग। काहे के लिए, ये ऊंचाई पर स्थित होने वाला है, ऊंचाई के कारण जो है कि आपको होता है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जो है कि आपको टेम्परेचर में अप डाउन जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आगे आते हैं 45। 45वां बोलता है कि सदा जो है कि आपको, सदा जो है कि आपको निधि का वर्णन संबंध जो है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है। तो ये जो है कि आपको दलित जो है कि आपको नारीवाद साहित्यिक जो है कि आंदोलन से जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय जो है कि मानसिक स्वास्थ्य नीति को कब लागू किया गया, तो 1982 में लागू किया गया। कब, 1982। इसका राइट आंसर होगा 47। विश्व में जो है कि आपको सिरोई लिली फूल जो है कि केवल भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो सिरोई लिली जो है कि आपको मणिपुर में पाया जाता है। कहाँ पे, मणिपुर में। 1 रुपए का जो है कि प्रीमियम पर रेलवे जो है कि आपको रेल मंत्रालय यात्रियों को कितने रुपए के बीमा कवर देता है, 10 लाख रुपए का देता है। कितना लाख, 10 लाख का जो है कि आपको देता है। 49वां सवाल बोलते हैं बेसबॉल किस खेल से संबंधित है, तो बेसबॉल जो है कि आपको क्या बात करेंगे, क्रिकेट खेल से संबंध जो है कि आपको रखने वाला है बेसबॉल। अगला प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग व्यवस्था सर्वप्रथम जो है कि विचार किस समझौता में जो है कि आपको दिया गया था, तो ये जो है कि आपको क्योटो प्रोटोकॉल में दिया गया था। ये क्योटो प्रोटोकॉल कब आता है, 1997 में होता है। मॉन्ट्रियल की बात करेंगे, मॉन्ट्रियल कब होता है, 1987 में होता है। पृथ्वी सम्मेलन की बात करेंगे, 1992 में जो है कि आपको होता है, रियो में होता है। क्या, रियो पृथ्वी सम्मेलन, रियो पृथ्वी सम्मेलन। इसी के साथ सेट नंबर जो है कि 7 ये संपूर्ण जो है कि क्या होता है, संपूर्ण जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको होता है। कल हम लोग जो बात करेंगे ये सेट नंबर 8 पे बात करेंगे। जिनको भी हमारे ग्रुप में जो है कि जुड़ना है जुड़ सकते हैं, पेड ग्रुप में। ये जो है कि आपको कितने 5 अगस्त से जो है कि आपको शुरुआत हो रहा है, फिर से जुड़ सकते हैं जिनको भी अच्छा लगता है ना। ये रहा सेट नंबर, ये जो है कि आपको अपलोड कर दिया जाएगा अब कुछ देर बाद, है ना। तब तक के लिए जो है कि आपको धन्यवाद। इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।